तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट का लेक्चर 2 में एक्सपेंस के बारे में समझने की प्रयास करेंगे कि कौन सा एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कौन सा एक्सपेंस जो है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। मैं देखो क्लास लेक्चर नंबर जो 1 था उसमें जितना कुछ भी समझाया हूं, उम्मीद है आप उस लेक्चर को देखे होंगे और पूरा देखे होंगे और मजा आया होगा। देखकर आप लोगों को बहुत कुछ उसमें जानने को मिला होगा। मैं उस क्लास में बोला था कि अगला जो लेक्चर आएगा एक्सपेंस को लेकर आएगा, क्योंकि मैं बोला कि जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या पीएनएल अकाउंट में जाएंगे और डेबिट के इंफॉर्मेशन डेबिट में ही जाएंगे, ये मैं समझाया था। लेकिन कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, इसी चीज को आज हम लोग यहां समझेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आज का देखो स्पेशल टॉपिक मेरा यहां पर चलने वाला है एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। मैं पहले से समझाते आ रहा हूं बेटे, देखो कि जो एक्सपेंस होते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। पूरे अकाउंटेंसी में जो एक्सपेंस के टाइप होते हैं वो 3 ही होते हैं। देखो चौथा कोई एक्सपेंस नहीं होता है। ठीक से समझना, बहुत काम का वीडियो, बहुत काम का क्लास है ये। एक्सपेंस के टाइप्स को आपको समझना ही होगा, उसका ट्रीटमेंट समझना होगा। क्योंकि ये एक्सपेंस का जो टाइप्स है, ट्रीटमेंट है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगा और ये आपको मदद करेगा। वहां भी आगे जब बढ़ोगे, आप 12 की ओर आओगे, बीकॉम में जाओगे, एमकॉम में जाओगे, सीए कॉस्टिंग सीएस जो भी करने जाओगे, आपको वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगा और वहां जाकर इसकी थ्योरी बदल नहीं जाएगा, ये यही रहने वाला है। तो आप इसको पूरी इज्जत के साथ, ठीक है, इसको समझने की प्रयास कीजिए और देखने की प्रयास कीजिए वीडियो को बिना कट किए हुए। मैं पहले से समझाते आ रहा हूं कि एक्सपेंस जो होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला एक्सपेंस जो होता है, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लूं, देखो एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस का मैं बोला 3 टाइप्स होने वाले हैं। पहला एक्सपेंस होता है, देखो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर का। सेकेंड जो एक्सपेंस होते हैं इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंस, यानी कैपिटल नेचर का, कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, और तीसरा होता है, देखो थर्ड यहां पर, डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये तीसरा एक्सपेंस का नाम है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। चलो ठीक है, इसको अब दिमाग में एकदम सेट कर लेना कि देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ एक्सपेंस, मेन टाइप, नॉट सब टाइप। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ मेन एक्सपेंस। मेन एक्सपेंस के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, नंबर 2 कैपिटल नेचर एक्सपेंस, एंड नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है, किस एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाएगा, कौन सा एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, कैसे इसको पहचाने कौन सा एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस होगा और कौन सा एक्सपेंस हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, इसको कैसे पहचाना जाएगा। वेरी सिंपल है। देखो मैं आप सभी को टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा चुका हूं। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, देखना 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। आप जर्नल वाली वीडियो में भी जाओगे, स्मार्ट क्लास वाली वीडियो में भी जाओगे, आपको गुड्स की टाइप्स में मिल जाएगा, एक्सपेंसेस की भी टाइप्स मिल जाएगा, वहां समझाया हुआ है। बट यहां पर खूब जरूरत है इसकी फाइनल अकाउंट में, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट किया यहां पर, देखना ठीक है ना। मैं बोला था कि गुड्स में एक होता है, देखो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स
और एक होता है नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग दैट इज यूजिंग गुड्स। यूजिंग गुड्स, ये दो तरह के गुड्स होते हैं बच्चों, ट्रेडिंग गुड्स, नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब वैसा गुड्स जिसको आप बेचने के पर्पज से लिए हो। जैसे मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, ये बोर्ड बेचने का मेरा दुकान है, तो जब कोई कस्टमर आएगा हम इसको बेचेंगे, मतलब ये ट्रेडिंग नेचर का गुड्स हो गया। लेकिन जिससे हम बेचेंगे अगर वो यूजर है, वो कोई कस्टमर दुकानदार नहीं है, वो भी एक वो जिससे मैं बेचा कस्टमर से, वो यूजर है, यूज करेगा, घर ले जाकर उसको बच्चों को पढ़ाएगा, इससे लिखेगा, यूज करेगा, तो फिर उसके लिए कौन सा गुड्स हो जाएगा? यूजिंग नेचर का गुड्स, यानी नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ऐसे देखो ये मार्कर मैं कहीं से खरीद के लाया हूं इसको, ये बोर्ड कहीं से खरीद के लाया हूं, मैं क्या कर रहा हूं? इसको यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये यूजिंग प्रोडक्ट है। लेकिन जिस दुकान से मैं इसको खरीद के लाया, ठीक है, उस दुकान के लिए यही दोनों चीज, यही बोर्ड और मार्कर कैसा गुड्स हो गया? ट्रेडिंग गुड्स। क्योंकि उसका मकसद उस गुड्स को बेचना था, बेचने के पर्पज से खरीदा है। उनके यहां बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, तरह का चीज, ठीक है, बहुत सारा स्टॉक है इसका, क्योंकि उनको बेचना है। तो बेचना है तो बहुत सारे गुड्स रखे होंगे, वो बहुत सारे बोर्ड रखे होंगे, बहुत सारे मार्कर रखे होंगे, मार्कर में भरने वाले इंक रखे होंगे, ये सब बेचेंगे वो। और मैं इसमें इंक डालूंगा बार बार, तो मुझे खरीदना पड़ेगा इंक। मैं उस इंक को यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए यूजिंग गुड्स हो गया वो, यानी नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ठीक है ना, यहां तक क्लियर आप सभी का? तो ट्रेडिंग गुड्स, नॉन ट्रेडिंग गुड्स कहीं से भी आप खरीदोगे, ठीक है। अब आप बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर को बैठने के लिए आपको चेयर चाहिए, सोफा चाहिए, तो आप जहां से भी खरीदोगे इसको, उसके लिए ट्रेडिंग गुड्स है। लेकिन आप यूज करने के लिए ला रहे हो, कस्टमर को बैठाने के लिए ला रहे हो, फर्नीचर, सोफा दैट इज फर्नीचर, तो आपके लिए यूजिंग गुड्स है। तो आप ये दोनों ही गुड्स कहां खरीदोगे? इसी दुकान में, मार्केट में, जहां ये मिल रहा है मार्केट में खरीदोगे। अब मार्केट से अपने ऑफिस तक इसको लाना है, अपने ऑफिस तक, ठीक है। मान लो हमारा एक दुकान है, अगर हम लोग मार्कर बेचने का काम करते हैं, मेरा दुकान है, मान लो मार्कर बेचने का काम करते हैं, बोर्ड बेचने का काम करते हैं, तो मार्कर और बोर्ड को हम कहीं से खरीद के लाएंगे और इसको बेचेंगे। लेकिन ठीक है, ऑफिस में मार्कर और बोर्ड से तक केवल नहीं ना रहेगा, इसको कहीं रखने के लिए, इसी चीज को कहीं रखने के लिए काउंटर बनाओगे, रैक बनाओगे, तभी तो इसको रखोगे ना, ठीक है। तो टेबल है, काउंटर है आपके बिजनेस में, वो क्या है? वो जो फर्नीचर आपका है, उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। इनको रखने के लिए जो जगह बना कर रखे हुए यूजिंग गुड्स है, वो यूज करोगे आप, उसको बेच नहीं दोगे। कोई काउंटर बेचता नहीं है, कोई रैक बेचता नहीं है दुकानदार, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो यूजिंग गुड्स। लेकिन ये दोनों चीज लाए हो बेचने के लिए, तो ट्रेडिंग गुड्स। तो कुल मिला के ये समझना है कि जो आपके लिए यूजिंग गुड्स है, वही दूसरे के लिए ट्रेडिंग गुड्स है। जो दूसरे के लिए ट्रेडिंग गुड्स है, वो आपके लिए यूजिंग गुड्स है। और ये दोनों ही गुड्स कहां मिलने वाले हमको? मार्केट में। अब मार्केट से अपने ऑफिस तक लाओगे, आपके दुकान में, आपके ऑफिस में दोनों तरह के गुड्स हैं, केवल बेचने वाला ही गुड्स नहीं है। अगर आप दुकानदार हो, दुकान खोल के बैठे हो, तो केवल ट्रेडिंग नेचर का ही गुड्स नहीं है। जिस चेयर में आप बैठोगे, जिस काउंटर पर आप बैठोगे, जिस रैक में आप सामान सजा कर रखे हो, वो भी गुड्स है। लेकिन वो कैसा गुड्स है? यूजिंग नेचर का गुड्स है, यूज करोगे उसको। बेचने का काम तो हमारा मार्कर और बोर्ड होगा, तो वो मेरा ट्रेडिंग नेचर का गुड्स हो जाएगा। तो दोनों ही तरह के गुड्स को हम लोग कहां से परचेज करते हैं? कहां से परचेज करके लाएंगे? मार्केट से। अब जब मार्केट से परचेज करके लाओगे, तो सर पर नहीं ना लाओगे, कैरी करके आपको लाना होगा, ठीक है। तो आप रिक्शा से, ठेला से, या टेम्पू से, या जैसे भी आप ला रहे हो उसको कैरी करके लाओगे, तो फ्री में तो ऑफिस तक नहीं आ जाएगा। उसको लाने में हमारा क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। और कुछ कॉमन एक्सपेंस हो रहा है। देखो, आप जब यहां ट्रेडिंग गुड्स को लाओगे, तो इस पर भी आपका कैरेज लगेगा। देखो, कैरेज यानी ढोने का चार्ज, फ्रेट लगेगा, भाड़ा। और जब आप नॉन ट्रेडिंग गुड्स की बात करोगे, इसको भी खरीद के आप लाओगे, तो यहां भी आपका कैरिंग कॉस्ट तो लगना ही लगना है। कैरेज लगेगा, फ्रेट लगेगा, तो लगना तो इसमें भी है, नॉन ट्रेडिंग में भी।
पहले तो गुड्स का फर्क समझ लेना, ट्रेडिंग गुड्स, नॉन ट्रेडिंग गुड्स, फर्क पहले समझ लेना है, देखना, ठीक है ना। अब जो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है उस पर भी हमारा एक्सपेंस के रूप में कैरेज आया, फ्रेट आया, और नॉन ट्रेडिंग गुड्स में भी कैरेज आया, फ्रेट आया, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में आपको उलझाने की प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं उलझाता भी नहीं हूं, आपको एकदम क्लियर कट डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं, कैसे आप दिमाग में इसको सेट करोगे, कैसे दिमाग में याद रखोगे। अब देखो, जो ट्रेडिंग नेचर से, ट्रेडिंग गुड्स से रिलेटेड जो हमारा एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग गुड्स पर होने वाला एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस का संबंध ट्रेडिंग गुड्स से होगा उसको कहा जाता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, ठीक है। और ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस क्या होता है नेचर में? रिकरिंग नेचर का होते हैं, यानी बार बार होने वाला। अरे भाई, मान लो ये ट्रेडिंग नेचर का गुड्स मेरा है, कस्टमर आएगा, हम बेच रहे हैं, मार्कर बेच रहे हैं, बोर्ड बेच रहे हैं, घटेगा तो फिर खरीद के लाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर खरीद के लाएंगे, फिर बेचेंगे, तो हमारा रेकरिंग नेचर का हो जाएगा ये एक्सपेंस, ठीक है ना। रेकरिंग नेचर का डे टू डे होने वाला एक्सपेंस, डेली होने वाला एक्सपेंस को कहा जा रहा है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, ठीक है। तो जिस एक्सपेंस का संबंध ट्रेडिंग गुड्स से हो उसी को कहा जाता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। लेकिन जिस एक्सपेंस का संबंध आपका, देखो, ये नॉन ट्रेडिंग गुड्स पर होने वाला एक्सपेंस को कहा जाता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। जो एक्सपेंस नॉन ट्रेडिंग गुड्स पर किए हो उस एक्सपेंस को कहा जाएगा कैपिटल नेचर एक्सपेंस। अंतर समझ लेना, एकदम सिंपल सा चीज है पहचानने का, कि ट्रेडिंग नेचर का अगर आपका गुड्स है और उस पर कोई एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन अगर आपका यूजिंग नेचर का गुड्स है, नॉन ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है, और उस पर कोई एक्सपेंस कर रहे हो, तो फिर वो आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंस है, यानी कैपिटल एक्सपेंस। तो ये दो एक्सपेंस को तो मैं समझा दिया, अब मैं बात करूंगा डेफर्ड का भी, बट पहले ये दो एक्सपेंस को समझने की प्रयास करो। अब देखो, जो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं रेवेन्यू का, ठीक है ना। एक एक्सपेंस इसमें होता है, देखो, रेवेन्यू में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब देखो, ये डायरेक्ट, हालांकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे और क्यों डायरेक्ट बोला जा रहा है, इस पर भी आगे हम लोग आएंगे, ठीक है। अब समझो, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो इसको हम लोग कहां भेजेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में? कहां भेजें? मैं यही बोला था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, गेन है, वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाते हैं या पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, यही समझाया था मैं, ठीक है। अब कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाने वाला है और कौन सा पीएनएल में जाने वाला है, हम लोग वहां पहुंच गए हैं, देखो, उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जो है उसके दो टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी पहचानने सिखाएंगे कि डायरेक्ट को कैसे पहचाना जाए, इनडायरेक्ट को कैसे पहचाना जाए। बट डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो बोलता है इसको भेजो, कहां भेजो? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब कुछ कुछ मामला देखो खुलकर आ रहा है कि जो एक्सपेंस है उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंस यानी रिकरिंग नेचर का, डे टू डे होने वाला एक्सपेंस, वो होना चाहिए। और उस एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भेजेंगे। और अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम लोग डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां भेज देंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भेजेंगे। क्लियर हो गया यहां तक की बात? समझा है बात को? रेवेन्यू एक्सपेंस में अगर डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाएगा, और इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है
तो पीएनएल अकाउंट में भेजा जाएगा डेबिट साइड में। तो एक बात तो ये क्लियर हुआ एक्सपेंस में, चलो, कि डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है और इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस जो है वो पीएनएल में जाता है। ये बात तो हो गया क्लियर। अब देखो हम लोग आएंगे, इसकी पहचान पर भी आएंगे हम लोग, ठीक है ना, कैसे डायरेक्ट को पहचाना जाए, कैसे इनडायरेक्ट को पहचाना जाए, उसकी पहचान पर भी आएंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं देखो कैपिटल नेचर एक्सपेंस का, जब, ठीक है, समझो। अब मैं यहां से हटा रहा हूं, देखना रेवेन्यू साइड को। कैपिटल नेचर एक्सपेंस देखो, कैपिटल नेचर एक्सपेंस अभी मैं समझाया कि नॉन ट्रेडिंग गुड्स, गुड्स में नॉन ट्रेडिंग गुड्स है या यूजिंग गुड्स है, तो उस पर होने वाला एक्सपेंस को क्या कहा जाता है, कैपिटल नेचर एक्सपेंस। हालांकि देखो ये रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस बोलकर आपको चैप्टर मिलने वाला है आगे, तो ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बट आपको 11th के स्टूडेंट होने के नाते जितना आपको चाहिए उतना बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। मैं ये बोल दिया आपको कि नॉन ट्रेडिंग या यूजिंग गुड्स पर होने वाला एक्सपेंस को कहा जाता है कैपिटल नेचर एक्सपेंस, लेकिन कब तक ये भी जानना पड़ेगा, कब तक। जो भी गुड्स आप ला रहे हो यूजिंग नेचर का, उसको रेडी टू यूज वहां तक लाने में जो एक्सपेंस हुआ हमारा, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो जाता है। जैसे मान लो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने का जो कॉस्ट लगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें पेंटिंग कराएंगे, ठीक है ना, पेंट पोजारा कराएंगे, पुट्टी है, कलर है, जो भी डिजाइनिंग है कराओगे आप, इंटीरियर काम कराना है कराओगे आप। तो ये सारा चीज आप रहने से पहले करा रहे हो, रेडी टू यूज, मतलब आपके रहने लायक घर हो जाए, वहां तक में आप क्या कराओगे, घर बनाने के बाद कुछ फर्नीचर है जो भी बना रहे हो, ये सारा चीज बना के आप घर में जाते हो, तो वहां तक आप जो खर्च किए हो, यूज करने से पहले जो खर्च किया, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। लेकिन अब जब यूज करने लगे और बाद में उसमें कुछ वियर एंड टियर होने लगा, ठीक है, पेंट पोचारा जो है वो खराब होने लगा, तो आप क्या करोगे, फिर से कराओगे ना पेंट पोचारा को, नेक्स्ट ईयर में, साल 2 साल बाद जब भी कराओगे। तो घर का मेंटेनेंस अब हो गया, घर के मेंटेनेंस के नाम पर अब खर्च कर रहे हो, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होने लगेगा, कैपिटल नेचर का नहीं। अब ये बात को पकड़ मत लेना कि सर यूजिंग गुड्स पर तो आप बोले हैं कि जो एक्सपेंस होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, तो बिल्डिंग अगर हमारा घर खुद का रहने का है, तो उसमें जो भी एक्सपेंस हम करते जाएंगे सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, घर को बनकर रहने तक में, आप रहने मतलब आपके रहने लायक वो घर बनने तक में जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हो, पूरा बिल्डिंग बना दिए हो, उसका व्हाइट वॉशिंग करा दिए हो, फर्नीचर बना लिए हो, सब कुछ बन गया आपका। अब बीच में भी अगर कोई मेजर फर्नीचर बना रहे हो, कोई मेजर काम करवा रहे हो, तो कैपिटल एक्सपेंस में ही आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जब अब आप यूज कर रहे हो, फर्नीचर में भी कुछ टूट फूट होगा, कुछ नट ढीला हो गया, कोई कब्जा ढीला हो गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वहां होगा, यूज करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगा, वियर एंड टियर होगा। तो अब आप छोटा मोटा रिपेयरिंग करवा रहे हो, तो वो जो एक्सपेंस अब हो रहा है उस यूजिंग गुड्स पर, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं रह गए, वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। यानी यूजिंग गुड्स को मेंटेनेंस करने के नाम पर अगर कोई छोटा मोटा एक्सपेंस कर रहे हो, मेंटेनेंस के नाम पर भी कोई मेजर एक्सपेंस कर देगा, तब वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन कोई माइनर एक्सपेंस कर रहे हो मेंटेनेंस के नाम पर, तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक चैप्टर होता है ये एक्सपेंस, जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू की पूरे डिटेल्स में पढ़ाई कराई जाती है कि कैसे इसको पूरी तरह से पहचाना जाए। खास करके सीए फाउंडेशन वगैरह हम ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, जहां पूरे डीप में पढ़ना है चीजों को, तो ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स के लिए। आपको मैं बोला कि एज ए 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आपको फाइनल अकाउंट में जितनी जरूरत है उससे मैं ज्यादा ही बता दे रहा हूं, ठीक है। आपका फाइनल अकाउंट में उसके बाद दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं बोला कि जो एक्सपेंस का, जिस एक्सपेंस का संबंध यूजिंग गुड्स से हो, यानी यूजिंग गुड्स पर होने वाला एक्सपेंस, अब कब रेडी टू यूज की बात किया मैं, ठीक है। तो यूजिंग गुड्स पर होने वाला एक्सपेंस को कहा जाएगा कैपिटल नेचर एक्सपेंस।
अब कैपिटल नेचर एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग, ये जानना है। मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा, देखो मैं यहां एरो लगा के बता दिया हूं कि आप जो एक्सपेंस यूजिंग गुड्स पर कर रहे हो वो आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंस है। अब कैपिटल नेचर एक्सपेंस है तो ये कैपिटल नेचर एक्सपेंस को हम लोग खास करके एक्सपेंडिचर यानी एसेट बोलते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट। याद रखना हमेशा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कभी भी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंस जाता है, रेवेन्यू, कैपिटल नेचर का नहीं। तो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस होगा इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को इसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है। दैट इज कि आप जिस प्रोडक्ट पर ये खर्च किए हो उसी की वैल्यू में उसको ऐड कर दिया जाता है। मैं पहले भी समझा चुका हूं चीजों को, ठीक है ना। हम लोग कैपिटल एक्सपेंस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करोगे, ये ट्रीटमेंट क्या होता है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड और it should be added, it should be added with value of asset। क्योंकि जो भी यूजिंग गुड्स आपका है वो एसेट है, हमेशा याद रखना। जो यूजिंग गुड्स आपका देख रहे हो या जो यूजिंग गुड्स है ये एसेट है, एसेट। ये बैलेंस शीट में जाएगा, बीएस बैलेंस शीट में। जब भी आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस आएगा वो बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है, वो एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। वो केवल नाम का एक्सपेंस लिखा हुआ देखना, ठीक है ना। लेकिन वो जाएगा कहां, बैलेंस शीट में, वो एसेट्स है। क्योंकि बेचना मेरा मकसद नहीं ना है, आप यूज न करोगे तो जो भी यूजिंग प्रोडक्ट होते हैं वो सब एसेट होते हैं, ठीक है। हमारा काम है, देखो जो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है उसका काम है बेचना है, और उसका एक्सपेंस का डिटेल समझा दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंस में डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाने वाला है और इनडायरेक्ट है तो वो पीएनएल में जाने वाला है। इतना क्लियर कर दिया मैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये तो मैं लिख दिया कि कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड और इट शुड बी एडेड, ठीक है, विथ वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल यहां लेता हूं, जैसे मान लो अभी मैं फर्नीचर की बात किया, एक फर्नीचर लिया गया है ऑफिस के यूज के लिए, घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारा काम यहां ऑफिस की बात हो रहा है, दुकान की बात हो रहा है, कंपनी की बात हो रहा है, बिजनेस की बात हो रहा है। एक फर्नीचर लिया गया है 20,000 रुपीज का मार्केट में। अब वहां से अपने ऑफिस तक यानी अपने दुकान तक लाने में इस पर हमारा कैरेज लग गया, मान लो कैरेज लग गया, इसमें हमारा फ्रेट लग गया, ये लगा। अब कैरिंग कॉस्ट मान लो इसमें हमारा लग गया 1000 रुपीज, ठीक है, या कैरिंग कॉस्ट हमारा लगा 500 और फ्रेट इसमें हमारा लग गया मान लो 1000 रुपीज, ये फ्रेट लग गया। अब दो एक्सपेंस यहां पर किए हुए, देखो इसको जहां खरीदे हो वहां से अपने ऑफिस तक लाने में आप कैरिंग कॉस्ट इस पर दिए हो, फ्रेट चार्जेस दिए हुए हो। अब ऑफिस में आने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे कोई भी पूछे कि बताओ ये फर्नीचर कितना में लिए हो, क्या बताओगे, कितना में लिए हो? आप दुकान में जितना में खरीदे थे वो बताओगे प्राइस, या ये सबको ऐड करोगे? ऐड करने से पहले सोच लेना, समझ लेना कि ये जो एक्सपेंस आए हुए हैं किस नेचर का है। नेचर जब तक नहीं पहचानोगे ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, फिर इधर से उधर होने लगेगा। पहले नेचर पहचानना है कि एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, पहले ये जान लेना है। तो आप लोग खुद देख लो कि कौन सा नेचर है। फर्नीचर आपका यूजिंग गुड्स है और यूजिंग गुड्स पर ये एक्सपेंस कर रहे हो, तो कौन सा नेचर हो गया इसका, कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या समझाया मैं कि कैपिटलाइज कर देना चाहिए, दैट इज एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर देना चाहिए, कभी भी इसको ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं भेजना चाहिए। यानी आपसे अगर इसका कॉस्ट पूछा जाएगा दुकान में आने के बाद तो आपको 21,500 रुपया बोलना पड़ेगा।
21,500 रुपीज। मतलब अब ये एक्सपेंस रहा ही नहीं, ये एक्सपेंस कॉस्ट का रूप धारण कर लिया। देखो कॉस्ट प्राइस बन गया, कॉस्ट का रूप धारण कर लिया। तो कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, दैट इज एसेट्स की वैल्यू में उसको ऐड कर दिया जाता है। यही ट्रीटमेंट है, देख लेना। कैपिटलाइज कर दिया हम लोग, ऐड कर दिए। नेवर इट शुड बी डिस्क्लोज इधर इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। कभी भी इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में मत भेजना, नहीं जाता है वो। अब बताओ, ये एक्सपेंस रहा ही नहीं, कॉस्ट का रूप धारण कर लिया, कॉस्ट बन गया ये। बच्चे क्या याद करते हैं जर्नल एंट्री में? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। देखो कितना बकवास बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल के रूल को क्या लिखना चाहिए था? डेबिट ऑल रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, नॉट ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होते हैं। जब ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंस और ये एक्सपेंस रहा ही नहीं, ये कॉस्ट का रूप धारण कर लिया, तो फिर जब इसकी एंट्री हमको करना रहेगा, इसकी एंट्री, तो मैं क्या करूंगा? फर्नीचर की एंट्री अलग करूंगा, कैरेज फ्रेट की एंट्री अलग करूंगा? नहीं। अब कैरेज फ्रेट कोई सेपरेट रहा ही नहीं, फर्नीचर की ही वैल्यू आपका 21,500 हो गया। तो सीधा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जो भी करना है 21,500 21,500 से करोगे। अलग अलग एंट्री नहीं लेना है, 20,000 की एंट्री अलग, 500 की अलग, 1000 की अलग, ऐसे एंट्री नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं रहा, ये कॉस्ट का रूप धारण कर लिया। ठीक है ना? तो फर्नीचर की वैल्यू ही आपका हो गया 21,500 रुपीज। और एक एंट्री इसके लिए लेंगे, सिंगल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप चेक से पेमेंट किए हो, ऑनलाइन पेमेंट किए हो, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या दिखाओगे उसमें? प्राइस क्या दिखाओगे? 21,500 रुपीज, ये दिखाओगे, ये दिखाना है। ठीक है ना? अलग अलग एंट्री नहीं लिया जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी एसेट्स की वैल्यू में उसको ऐड कर दिया जाता है। कभी भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में नहीं भेजा जाता है। इज इट क्लियर? समझ रहे हो सारे बच्चे? अब तो ये बात देखो खुलकर क्लियर हो गया कि जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होते हैं उसमें एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और इनडायरेक्ट नेचर के है तो वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बट कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो इसको कैपिटलाइज कर देना है, यानी एसेट्स की वैल्यू में इसको ऐड कर देना है। कभी भी इसको ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं भेजना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट आपको समझाया। ठीक है ना? अब देखो मैं आगे बात करता हूं डेफर्ड नेचर का एक्सपेंस को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस के बारे में भी मैं बात किया था कि डेफर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, द एक्सपेंस विच गिव्स बेनिफिट for more than 1 year, 1 year is called deferred revenue expense. Deferred revenue expense ये कहा जाता है। देखना, deferred revenue expense। क्लियर हो रहा है ये बात? इधर पिक्चर ही नहीं आ रही है, देखना, इधर पिक्चर नहीं आ रही है। चलो मैं अब यहां पर बात आपको कर रहा हूं डेफर्ड का। देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। देखो, द एक्सपेंस विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 year, फॉर मोर देन 1 year, ठीक है ना? फॉर मोर देन 1 year is called deferred
रेवेन्यू एक्सपेंस। अब क्लियर देखो लिखा गया है, क्या लिख रहा है इसमें हम लोग कि वैसा कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले, 1 साल से ज्यादा मिले, वैसे एक्सपेंस को कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। वैसे एक्सपेंस को कहा जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं समझाया हुआ था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होगा समझो। आप अगर कोई स्टाफ को रखे हुए हो, कोई परमानेंट स्टाफ है, आप उसको सैलरी पेमेंट करते हो। मान लो आप अप्रैल की सैलरी उसको दे दिए, बताओ उसी सैलरी में वो मई में काम करेगा क्या? सब लोग बोलोगे कभी नहीं काम करेगा सर, मई में फिर से मई में सैलरी देना पड़ेगा उसको, हमको, ठीक है ना? यानी 1 मंथ से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिला। आपका अगर ऑफिस रेंट के घर में है और आप अप्रैल का रेंट पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को, क्या मई में फिर से मई में पेमेंट आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, या उसी रेंट से काम चल जाएगा? तो आप जिस मंथ का रेंट दिए हो केवल उसी मंथ में उसका बेनिफिट मिला। रेंट आप दे रहे हो, आपका एक्सपेंस है वो, ठीक है, बट आपको बेनिफिट उतने उसी मंथ के लिए मिला हुआ है, आगे के लिए नहीं। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं डेफर्ड नेचर एक्सपेंस में, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में मैं क्या समझा रहा हूं कि वैसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले, ऐसे एक्सपेंस को कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है देखो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आता है देखो इसका क्या है, एडवर्टाइजमेंट। मैं पहले भी समझाया हुआ था देखो कि एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइज करते हो आप, इसका बेनिफिट आपको 1 ईयर से ज्यादा मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया, पहले भी ले चुका हूं कि मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है और 10th का रिजल्ट आया मान लो, तो बच्चे 11th में आएंगे, साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट में। अब मैं कॉमर्स फील्ड का टीचर हूं, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्या करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा। तो 2-4 बच्चे हायर करूंगा मैं कि भाई आप हमारा हैंडबिल जो है ये जाके स्टूडेंट के बीच में बांटो, कहीं कहीं होर्डिंग लगा दो, ये करेंगे हम। अब ये होर्डिंग लगाने के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट करने के नाम पर, हैंडबिल बंटवाने के नाम पर, मान लो मैं 2 लाख रुपया एक्सपेंस कर दिया, 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब इसको पढ़कर मेरे पास मान लो 200 बच्चे आ गए, इनको पढ़कर, होर्डिंग को देकर, और भी मान लो कोई संसाधन यूज किया मैं मार्केटिंग का, ठीक है, एफएम पर भी कुछ दे दिए, कुछ बच्चे एफएम भी सुन लेते हैं चलते फिरते, तो जहां जहां लगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी मान लो कुछ दे दिए। आजकल मार्केटिंग के बहुत सारे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, सब जगह दिए। अब वो देने के नाम पर हमारा एक्सपेंस 2 लाख का हुआ, और बच्चे मैं बोला कि 200 बच्चे आ गए 11th में, एडमिशन ले लिए 200 बच्चे। अब अगर सारे बच्चे मुझसे पढ़कर बेटे सेटिस्फाई हो, उनका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया हुआ हो, और उनका लोकेशन भी अच्छा लग रहा हो, क्वालिटी भी अच्छा लगा हो, और रिजल्ट तो मैं बोलिए था कि रिजल्ट भी अच्छा हुआ हो, तो बताओ वो 12 में कहीं और जाएंगे या मेरे ही कोचिंग में रिपीट करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे? वो सारे बच्चे बोलोगे सर आपके यहां ही कंटिन्यू करेंगे, हम मेरे यहां कंटिन्यू करेंगे। 200 स्टूडेंट की बात मैं किया, 200 स्टूडेंट्स की बात किया कि ये हमारे पास 11th में आ गए हैं, देखो 11th में यहां एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद आप हो गए 12 में, इनको फिर से मेरे पास आने के लिए क्या फिर से हैंडबिल देना होगा, फिर से इनको होर्डिंग का मदद दिलाना होगा, या मेरे बारे में जान चुके हैं, मेरी क्वालिटी के बारे में जान चुके हैं, मेरे प्राइस के बारे में जान चुके हैं, मेरे लोकेशन के बारे में जान चुके हैं, सब कुछ जान चुके बच्चे, साल भर पढ़े हमारे पास 11th में। तो 12 में इनको अपने आप अब आ जाना है, तो क्या सब के सब बच्चे आ जाएंगे? नहीं, कुछ ना कुछ बच्चे भागेंगे, कुछ ना कुछ बच्चे छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ने वाले की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होगा। अगर उनको क्वालिटी सब कुछ समझ में आ गया, रिजल्ट बढ़िया हुआ, ठीक है, उनका जो पढ़ाई का कॉस्ट है वो सब कुछ समझ में आ रहा है उनको, तो भागने वाले बच्चे की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होता है। अगर 10% में मान भी लो कि 10% बच्चे यहां से भाग गए, ठीक है, तो 10% का मतलब 20 बच्चे भागे,
तो हमारे पास अभी भी 180 बच्चे हैं, 180 180 स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो हमारे पास 11th में 12 में कंटिन्यू किए। अब बताओ हमारा कोई नुकसान? सारे बच्चे बोलोगे हाँ सर 20 स्टूडेंट भाग गए तो नुकसान तो हुआ 20 स्टूडेंट्स का आपका। हाँ प्रेजेंट नुकसान आपको दिख रहा है, प्रेजेंट नुकसान दिख रहा है कि 20 स्टूडेंट का है, लेकिन जब 180 स्टूडेंट हमारे पास आएंगे 180, तो मार्केट में जहां भी बात करेंगे, देखो अब यही मार्केटिंग करेंगे, देखो यही हमारे और भी नए नए बच्चों को बोलेंगे कि नहीं गुप्ता सर के यहां चलो, गुप्ता सर अच्छे पढ़ाते हैं वहां पढ़ो। तो भागे हैं 20, लेकिन ये हो सकता है कि 50 नए बच्चे को जोड़ लें अपने साथ, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जितना भागते हैं उससे ज्यादा आते हैं। तो आना जाना लगा रहता है बिजनेस में, ठीक है। अब मान लो ये नए 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ ऐड कर लिए, तो हमारे पास 12 में संख्या क्या हो गया? 230 स्टूडेंट्स की संख्या हो गया। बताओ कहां नुकसान है मेरा? कोई नुकसान नहीं है। तो मैं मार्केटिंग 11th में किया, पैसा वहां खर्च किया, लेकिन बेनिफिट मैं 12 में लिया उस स्टूडेंट से। फिर अगर वो बीकॉम करेगा तो बीकॉम में भी आएगा, वो वहां भी मैं ले रहा हूं उससे बेनिफिट। एमकॉम करेगा वहां भी लेंगे, सीए कॉस्टिंग करने जाओगे, सीएस करने जाओगे, फाउंडेशन में आओगे, इंटर में आओगे, वहां भी हम बेनिफिट लेंगे। यानी जब तक आप कॉमर्स में हो मैक्सिमम टाइम मैं आपसे बेनिफिट लूंगा। तो खर्च मैं 1 साल किया, बेनिफिट आपसे हम कब तक ले रहे हैं? 1 साल से ज्यादा ले रहे हैं। अरे कम से कम 2 साल इंटर में भी रह गया, 3 साल 4 साल बीकॉम में, आजकल 4 साल का कोर्स हो गया यूजी कोर्स। तो मैं आपसे कम से कम 6 साल का बेनिफिट ले लिया। उतना भी पढ़ ले तो उतना भी रहते हो तो 6 साल 6 ईयर। तो एक्सपेंस मैं 1 ईयर में किया हूं, बेनिफिट मैं 6 साल ले रहा हूं, 5 साल ले रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोलता है कि ऐसे एक्सपेंस की बेनिफिट 5 साल माना जाता है, एज पर आईटी रूल 5 साल माना जाता है। जो भी एडवर्टाइजमेंट के नाम पर बड़ा एक्सपेंस किए हो उसका बेनिफिट माना जाता है 5 इयर्स। अब समझो कि ये आप जो एक्सपेंस किए हो बेटे, अगर इसकी बेनिफिट 5 इयर्स मान लिया जाए तो हम लोग पूरे 2 लाख रुपए को पीएनएल अकाउंट में नहीं भेजेंगे, पूरे को एक्सपेंस केवल 1 ईयर का नहीं माना जाएगा। इस एक्सपेंस को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना साल इसका बेनिफिट मिलना उसमें से डिवाइड करेंगे। अब आप बोलेंगे 5 साल मिलेगा, ऐसा कैसा है भाई? देखो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, आईटी रूल ये बोलता है अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि ऐसे ऐड की बेनिफिट 5 साल माना जाता है। तो अगर 5 साल मानते हो तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का एक्सपेंस जो आपका बनेगा वो 40,000 बनेगा, 40,000 पर एनम ये बनेगा। तो आप देखो ये 2 लाख रुपए में से, अब मैं ट्रीटमेंट समझा रहा हूं, देखना ये जो एडवर्टाइजमेंट है बेटे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पहले तो ये समझ लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये पीएनएल अकाउंट में जाने वाला है। हालांकि क्यों इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं डिफाइन अभी तक नहीं किया इस वीडियो में, बट इसको अभी जान लो इनडायरेक्ट है। मैं आगे डिफाइन करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, क्लियर करूंगा उस चीज को, बट ये समझो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, डेबिट साइड वहां जाने वाला है, देखो डेबिट में ये, ठीक है। लेकिन कितना जाएगा पीएनएल अकाउंट में? 1 साल के पीएनएल में कितना जाएगा? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाएगा 40,000 रुपीज। अब 2 लाख में 40,000 को केवल कंफर्म एक्सपेंस बोल रहे हो, जिस ईयर में तुम किए थे इस एक्सपेंस को उस ईयर में। तो बाकी जो बच गया इसमें से 1,60,000 का एक्सपेंस ये जो बच गया, ठीक है, इसको हम लोग कहां भेजेंगे? इसको हम लोग भेजते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। कहां भेजेंगे? एसेट साइड। अब क्यों भेजेंगे इस पर और डिस्कस करेंगे हम लोग, बट डेफर्ड नेचर का एक्सपेंस को समझ लेना है। डेफर्ड नेचर एक्सपेंस को डिफाइन किया कि वैसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, वैसे एक्सपेंस को कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। और जब 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो उस एक्सपेंस को भी जितना साल बेनिफिट मिलना उतना से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको पीएनएल में एक पार्ट को भेजना है और बैलेंस वाले को कहां भेज देना है? बैलेंस शीट में, एसेट साइड, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग फिर और डिस्कस करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू को लेकर, बट आज मैं इसमें क्लियर किया तीनों तरह के एक्सपेंस को और उसके ट्रीटमेंट को, कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं और वो ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में। और कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस होता है उसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है, दैट इज एसेट्स की वैल्यू में उसको ऐड कर दिया जाता है। और डेफर्ड नेचर का अगर एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, तो उसका ट्रीटमेंट मैं यहां लिखा हुआ हूं कि कुछ पार्ट जो इसका होता है अमाउंट का वो पीएनएल अकाउंट में चला जाता है और कुछ पार्ट जो है ये बैलेंस शीट में चला जाता है एसेट साइड में।
तो अभी आज की क्लास जो लेक्चर 2 है उसमें आप यहां तक की बात को दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, नोट्स वगैरह बनाइए, इसका लिखा कीजिए चीजों को ठीक से और पढ़ा कीजिए बढ़िया से। अब इसकी चीज जो अब ये टॉपिक जो हमारा है एक्सपेंस को लेकर, अभी ट्रेडिंग पीनल कैसे बनेगा प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। आज इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।